नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सांस हम अंदर लेते हैं, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? क्या जैसे हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसको शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए एक पंपिंग सिस्टम पाया जाता है जिसमें हृदय होता है, वो रक्त को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। उसी प्रकार की कोई पंपिंग व्यवस्था पाई जाती है, या फिर इस सांस को अंदर लेने के लिए या बाहर छोड़ने के लिए कोई अलग ही प्रक्रिया होती है, वो काम कर रही होती है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम वही बात करने वाले हैं कि कैसे हम सांस को अंदर ले पाते हैं और कैसे इस सांस को बाहर छोड़ पाते हैं। यह सारी की सारी प्रक्रिया है, हम आज के इस वीडियो में पूरी को समझ लेंगे। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें, और इसके साथ साथ में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं कि हम श्वसन है या सांस को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है और सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कैसे संपन्न कर पाते हैं। दोस्तों, जो ये श्वसन होता है, ये श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ये अलग अलग चरणों में पूर्ण होती है। जैसे पहला चरण होता है जिसके अंतर्गत हम श्वास को अंदर लेते हैं, और उसके अलावा जो हमारी CO2 होती है फेफड़ों के अंतर्गत, उस CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो इस श्वसन की प्रक्रिया में, इस श्वसन की क्रियाविधि में अलग अलग चरण होते हैं। जैसे पहला एक चरण होता है जिसे हम बोलते हैं श्वासन। क्या बोलते हैं? श्वासन, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीदिंग। क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया और सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो शामिल होती है। इसके बाद में श्वसन में जो दूसरी प्रक्रिया होती है, दूसरा जो चरण होता है, इस चरण में क्या होता है कि जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, जो हमारे फेफड़ों में चली गई है, उसको कहां डाला जाता है? रक्त में। और रक्त में जो CO2 एक्स्ट्रा होती है, अतिरिक्त तो होती है, उसको कहां डाला जाता है? फेफड़ों के अंदर डाला जाता है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बाह्य श्वसन। उसे क्या कहा जाता है? बाह्य श्वसन कहा जाता है। तो दूसरा जो चरण होता है वो होता है हमारा बाह्य श्वसन। तीसरी प्रक्रिया क्या होती है कि जो ऑक्सीजन रक्त के अंदर डाल दी है, उस ऑक्सीजन को रक्त है कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं से CO2 लेता है और उसको कहां लाकर छोड़ता है? फेफड़ों में छोड़ता है। अर्थात गैसों का क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है। कहां से? फेफड़ों से। कहां तक? अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं तक, अलग अलग प्रकार के ऊतकों तक। किसके द्वारा होता है ये परिवहन? ये परिवहन होता है रक्त के द्वारा। तो तीसरा जो चरण होता है उसे हम बोलते हैं गैसों का परिवहन। तीसरे चरण में हमारे गैसों का क्या होता है? परिवहन होता है। अब जब आपकी जो गैस होती है अर्थात ऑक्सीजन होती है, यह कहां पहुंच जाती है? कोशिकाओं के पास। तो जैसे ही कोशिकाओं के पास पहुंचती है, रक्त आपका कोशिकाओं के पास पहुंचता है, तो आपके रक्त में से ऑक्सीजन किसको दे दी जाती है? कोशिका को। और कोशिका के पास जो CO2 होती है उसको कौन ले लेता है? रक्त। उसको कौन ले लेता है? रक्त ले लेता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोशिका से आपका CO2 लेते हैं और उसके बदले में रक्त है उसको क्या दे देता है? ऑक्सीजन दे देता है। उसको हम बोलते हैं क्या? आंतरिक श्वसन। उसे क्या कहते हैं? हमें आंतरिक श्वसन कहते हैं। और इसके बाद में अब कोशिका में ऑक्सीजन चली तो गई, कोशिका उस ऑक्सीजन का करती क्या है? और कोशिका में CO2 कहां से आती है? इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जाती है, उस ऑक्सीजन का उपयोग होता है किसके अंतर्गत? जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारे पोषक पदार्थ हैं, उसका ऑक्सीकरण करने में।
क्योंकि उस पोषक पदार्थ से ऊर्जा निकलवाने के लिए हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन वहां पे काम में आती है। जैसे ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में निकलती है, एटीपी के रूप में। लेकिन जब एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है उसी दौरान एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, एक अपशिष्ट गैस बनती है जिसका नाम होता है CO2। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, एटीपी के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन काम में आती है और कौन सी गैस उत्पन्न होती है, CO2 गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो जो हम श्वसन के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा अंदर की तरफ लेते हैं, सांस के द्वारा अंदर की तरफ लेते हैं, वो ऑक्सीजन अंत तक कहां जाती है और इसका कैसे उपयोग होता है, यह सब कुछ इस पूरी श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है। और यह श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में, आपके ये जो 5 चरण है इसमें संपन्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम देखने वाले हैं, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया हमारे अलग अलग पार्ट में कंप्लीट होगी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पहली प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं और वह प्रक्रिया है आपकी श्वासन। श्वासन, श्वसन नहीं बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं श्वासन, अर्थात ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया है, सांस अर्थात वायु अर्थात हवा, उसको हमारी नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाना, जिसमें ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन तो कौन ले लेते हैं, फेफड़े, और फेफड़ों से वो CO2 है, उस CO2 को क्या करना, बाहर छोड़ना। अर्थात इसमें मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया हो गई हैं, एक श्वास को अंदर लेना और एक श्वास को बाहर छोड़ना। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, अर्थात श्वासन कहते हैं। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं श्वासन को। श्वासन और श्वासन याद रखना, इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रीदिंग कह रहे हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना है, वो शामिल होता है। तो इसमें कितने चरण हो गए हैं भाई, 2। श्वासन के अंदर कितने चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं। एक तो श्वास को अंदर लेना, और श्वास को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है, श्वास को हम जब अंदर लेते हैं, फेफड़ों में लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतः श्वसन। क्या कहते हैं, अंतः श्वसन, अर्थात इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं, अर्थात श्वास को अंदर लेने की प्रक्रिया। दूसरी जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं निश्वसन। क्या कहा जाता है, निश्वसन। और उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ब्रीदिंग में ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं। सीधी सीधी भाषा में इसको लिखूं तो ये हो गया है, सांस अर्थात हवा को अंदर लेना, इसको अंदर लेना। और ये क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना। क्या कहलाता है आपका, निःश्वसन। निःश्वसन को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कहते हैं उच्च श्वसन। क्या कहते हैं, उच्च श्वसन भी कहते हैं। यहां पर जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, जो अंतः श्वसन है, उसमें जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वो किस किस के मध्य हो रहा है। देखो भाई, बाहर की तरफ क्या है भाई,
बाहर की तरफ है वायुमंडल, बाहर की तरफ क्या है? वायुमंडल। और वायुमंडल से जो हवा है या वायु है, जिसके अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो आपकी कहां जाती है? फेफड़ों तक पहुंचती है। सीधी सी बात हो गई है कि वायुमंडल से फेफड़ों तक कौन सी गैस पहुंचना? ऑक्सीजन गैस पहुंचना। यही क्या कहलाता है? आपका अंतः श्वसन कहलाता है। इसमें क्या हो गया भाई? फेफड़ों से, कहां से? फेफड़ों से कौन सी गैस? CO2 गैस कहां छोड़ना? वायुमंडल में छोड़ना। कहां छोड़ना? वायुमंडल में छोड़ना। और इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? निःश्वसन या उच्छ्वसन कहते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हम आसानी से समझ गए हैं। भाई सांस अंदर लेने की प्रक्रिया क्या है और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या है। अब हम इन दोनों प्रक्रियाओं को समझने वाले हैं। क्या अंदर कोई एक ऐसा मोटर लगी हुई है जो इस हवा को अंदर की ओर खींच रही है और जो अंदर की हवा है उसको बाहर की ओर फेंक रही है? क्या ऐसी कोई मोटर लगी है? क्या ऐसा कोई पंप लगा है? या फिर इसके लिए पूरी की पूरी एक अलग व्यवस्था पाई जाती है? यह सब कुछ हम आगे समझने वाले हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने से पहले आप थोड़ा सा किसके बारे में समझोगे? आप समझोगे जो हमारी ये जिसे हम बोलते हैं थोरेसिक केविटी अर्थात वक्ष गुहा, वक्ष गुहा बोलते हैं या थोरेसिक केविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे फेफड़े पाए जाते हैं, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो हमारी वक्ष गुहा है, कौन सी गुहा? वक्ष गुहा। ये वक्ष गुहा बनी कैसे है? देखो वक्ष गुहा है, ये हमारी ऊपर वाली है। हमारा जो ये सीने वाला हिस्सा है या छाती वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर हमारे फेफड़े पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं वक्ष गुहा। और ये वक्ष गुहा है एक, क्या मान लो इसको, एक कमरा मान लो। क्या मान लो? एक कमरा या कक्ष मान लो। पूरा एक कक्ष है जिसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित हैं, जिसके अंदर हमारा हृदय पाया जाता है। अब ये जो कमरा है या कक्ष है वो कैसे बना है? देखो एक इसमें है आपका पसली पिंजर। क्या है? पसली पिंजर। कैसे भाई? देखो आपके आगे की तरफ एक हड्डी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेनम। पीछे की एक और हड्डी है जिसे हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। और इन दोनों हड्डियों को जोड़ने के लिए आपके 12 पसलियां पाई जाती हैं, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, मतलब 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो आपका जो ये पसली पिंजर बना है ये किस किस चीज से मिलकर बना है? एक तो है स्ट्रेनम, और ये स्ट्रेनम कहां है? सामने। एक है रीढ़ की हड्डी। क्या है भाई? रीढ़ की हड्डी। और ये कहां है? पीछे की तरफ। और इसके अलावा 12 जोड़ी क्या हैं? पसलियां हैं। 12 जोड़ी क्या हैं? पसलियां हैं। और ये मिलकर आपके किसका निर्माण करते हैं? पसली पिंजर का निर्माण करते हैं। और ये पसली पिंजर ही है जो हमारी वक्ष गुहा का निर्माण करता है। इस कक्ष की साइड की दीवारें हो गई, आगे पीछे का हिस्सा हो गया, ऊपर का हिस्सा हो गया। जो नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का ऐसे मान लो जैसे कोई कमरा है तो उसका जो फर्श वाला जो हिस्सा होता है, जो सतह होती है नीचे की, वो कौन सी सतह है? तो देखो आपको बार बार बताया जाता है कि जो हमारी वक्ष गुहा होती है ऊपर वाली और उसके जस्ट नीचे की तरफ होती है उदर गुहा, उसके बीच में एक पतली पर्देनुमा संरचना पाई जाती है, एक पट्ट पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम होता है, ये हमारी इस वक्ष गुहा का नीचे वाला हिस्सा बनाता है। कौन सी सतह बनाता है? नीचे की सतह बनाता है।
तो इस प्रकार से हमारी वक्ष गुहा का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी वक्ष गुहा में हमारा क्या पाया जाता है, हमारे फेफड़े पाए जाते हैं और हृदय पाया जाता है। देखो इसका हम एक डायग्राम भी देखते हैं। इस पूरी वक्ष गुहा का हम क्या देखते हैं, एक डायग्राम, और उसमें भी हम आसानी से समझेंगे कि क्या क्या है। जैसे देखो, एक तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में देखो भाई, देखो ये तो है हमारे सामने वाली हड्डी। सामने की तरफ एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है क्या है, स्ट्रेनम। अभी आपको बताया था सामने की तरफ एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्ट्रेनम। और एक हड्डी जस्ट इसके पीछे की तरफ, हमारी पीठ की तरफ होती है, जो आपकी ऐसे छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जो इसके पीछे की तरफ है भाई, इसके पीछे की तरफ है, जो आपकी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी। और ये रीढ़ की हड्डी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, कशेरुका से मिलकर बनी होती है, कशेरुकाएं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती हैं, ऐसे आपकी 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 4, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, 7, फिर 8, ऐसे 9, 10, 11 और 12, 12 इस तरफ और 12 इस तरफ आपकी क्या पाई जाती हैं, पसलियां पाई जाती हैं। और ये पसलियां होती हैं वो पीछे की तरफ तो किससे जुड़ी होती हैं, पीछे की तरफ आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, और सामने की तरफ किससे जुड़ती हैं, स्ट्रेनम से जुड़ती हैं। और ये देखो एक नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ यदि हम देखें तो ये एक यहां पर आपका क्या पाया जाता है, एक पट होता है, एक पर्दानुमा संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये हरे रंग का जो दिखाया है ये क्या है, आपका डायफ्राम है। तो इस प्रकार से आपका किसका निर्माण होता है, इस प्रकार से हमारी वक्ष गुहा का निर्माण होता है। क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इस वक्ष गुहा को सही तरीके से समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक डायग्राम और देखो भाई, इसको तो हम साइड में कर देते हैं। ये दूसरा डायग्राम देखो आप, ये जब आप डायग्राम देखोगे तो इसमें दिखाया गया है आपकी, किसको दिखाया गया है, वक्ष गुहा को। देखो ये ऊपर से आपको दिख रहा है कि ये आपकी पसलियां हैं, जैसे एक हो गई, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं नीचे की तरफ हैं। तो इस प्रकार से आपकी क्या है, पसलियां हैं। और जो ये 2 पसलियां हैं, ये इसको काट कर दिखाया गया है कि ये 2 पसलियां हैं, एक तो ये पसली हो गई और एक ये पसली हो गई। इन पसलियों के बीच में आपकी क्या पाई जाती हैं, मांसपेशियां। जैसे ये आपकी मांसपेशी है, और इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, इंटर कोस्टल पेशियां, इंटर कोस्टल पेशियां कहते हैं। इंटर का मतलब होता है बीच में, और कोस्टल का मतलब होता है पसलियां। कोस्टल का मतलब होता है पसलियां, अर्थात ऐसी मांसपेशियां जो इन पसलियों के बीच में पाई जाती हैं। हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, हिंदी में इन्हें कहा जाता है अंतरा। अंतरा का मतलब बीच में। पर्शुक, अंतरा पर्शुक पेशियां, अंतरा पर्शुक पेशियां। तो ये हिंदी का शब्द तो थोड़ा भारी है, हम यही याद कर लेते हैं, इंटरकोस्टल मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि जो हमारी वक्ष गुहा होती है, इसके नीचे की सतह होती है, उस पर पाया जाता है डायफ्राम।
जो एक पर्देनुमा संरचना होती है, एक पट्टनुमा संरचना होती है, चारों तरफ पाई जाती हैं आपकी क्या? पसलियां। पसलियों के बीच में आपकी पाई जाती हैं मांसपेशियां, और इन मांसपेशियों को हम क्या कह देते हैं? इंटरकोस्टल मांसपेशियां। और ये सब कुछ चीजें हैं, ये हमारी श्वसन में अर्थात श्वास को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। कैसे ये मदद करती हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले एक थोड़ी सी बात और ध्यान रख लो। एक नियम होता है जिसे बोलते हैं बोयल का नियम। क्या होता है? बोयल का नियम। यह नियम क्या कहता है कि जो दाब होता है, किसका? वायु का। यह दाब होता है, यह आपके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? आयतन के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आयतन के। अर्थात किसी भी चीज का, किसी भी जगह का यदि आप आयतन बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? आयतन, तो उसका दाब होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या दाब बढ़ाओगे तो आयतन कम हो जाएगा। कैसे समझे भाई? जैसे मान लो ये एक कोई गुब्बारा है। क्या है? गुब्बारा। और इस गुब्बारे के अंदर यदि आप वायु को अंदर डालोगे, वायु को अंदर डालोगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? फैल जाता है। अर्थात पहले इतना था और इसके बाद में क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। अर्थात दाब बढ़ेगा, आपका वायु दाब है, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा? आयतन है वो क्या होता जाता है? कम। अर्थात आयतन कम होगा तो वायु दाब क्या होगा? बढ़ेगा। कम जगह पर अगर उतनी ही गैस है तो उसका दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यह आपको याद रखना है। चलो अब देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? अंतः श्वसन के बारे में बात करते हैं। कौन सी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? अंतः श्वसन, जिसे हम क्या कह रहे थे? इंस्पायरेशन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इंस्पायरेशन। अर्थात क्या हो गया? सांस को या हवा को अंदर लेना। क्या करना? अंदर लेना। देखो क्या होता है जब हम सांस को अंदर लेते हैं, उस दौरान क्या क्या होता है? जो सबसे पहले हमारा डायफ्राम होता है। जो डायफ्राम अभी आपको बताया था, वक्ष गुहा के नीचे की तरफ की सतह बनाता है। ये डायफ्राम क्या हो जाता है? संकुचित। ये डायफ्राम क्या होता है? संकुचित होता है। और जैसे ही ये डायफ्राम में संकुचन होता है, संकुचन का मतलब सिकुड़ता है, तो उस दौरान क्या हो जाता है? ये सीधा हो जाता है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि उसमें ये सीधा कैसे होता है, लेकिन पहले आप थोड़ा सा समझो कि जैसे ही इसमें संकुचन होता है तो ये सीधा हो जाता है। और जैसे ही सीधा होता है तो आपकी वक्ष गुहा में जगह होती है वो बढ़ जाती है। जगह का मतलब है आयतन। जैसे ही आयतन बढ़ता है, अंदर वक्ष गुहा बढ़ती है, वैसे ही फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिले जाती है। और इसके कारण फेफड़े भी क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है, इसमें क्या होता है? संकुचन। और संकुचन के कारण क्या होता है? डायफ्राम था वो कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। जैसे ही सीधा होता है तो इससे क्या होता है कि वक्ष गुहा होती है। अभी आपको बताया था वक्ष गुहा क्या है। जो वक्ष गुहा होती है उसका आयतन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जगह ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात क्या होता है भाई? दूसरी होती है कि जो हमारी इंटरकोस्टल मांसपेशियां हैं, कौन सी? इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल जो पेशियां हैं, ये पेशियां भी क्या होती हैं? संकुचित होती हैं। और जैसे ही इनमें संकुचन होता है
तो ये क्या करती हैं, पसलियों को ऊपर की ओर उठाती हैं। जैसे आप श्वास लो अभी अंदर, जैसे ही श्वास अंदर लेते हो वैसे ही हमारी पसलियां होती हैं, ये ऊपर की तरफ उठती हैं, सामने की तरफ आती हैं। इस कारण से क्या हुआ कि जैसे ये इंटरकोस्टल पेशियां होती हैं, संकुचित होती हैं, तो क्या होती हैं, जो पसलियां होती हैं, पसलियां वो क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं। और जैसे ही ऊपर उठती हैं तो अंदर की जगह बढ़ जाती हैं। अंदर मतलब वक्ष गुहा। अंदर का मतलब क्या हो गया, वक्ष गुहा। और इस वक्ष गुहा में जगह बढ़ जाती है। जगह बढ़ने का मतलब हो गया आयतन बढ़ जाता है, अर्थात उस दौरान भी क्या हो जाता है, आयतन होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़े जाता है। अब देखो, जैसे ही आयतन बढ़ता है, अभी आपको बताया था कि वायुदाब और आयतन होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे ही आपका आयतन बढ़ेगा वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फेफड़े होते हैं पूरी वक्ष गुहा में फैल जाते हैं और फेफड़ों के अंदर जो वायुदाब होता है वो क्या हो जाता है, कम। इस पूरी प्रक्रिया से क्या होता है भाई, ध्यान से सुनो। इस पूरी प्रक्रिया में जो फेफड़े होते हैं इनका आयतन होता है, क्या, आयतन। भाई जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन है वो बढ़ेगा, उनके अंदर फेफड़े हैं, फेफड़ों को भी फैलने के लिए जगह मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, फेफड़े भी बढ़ जाएंगे, जितनी जगह मिलेगी उतने बढ़ जाएंगे। तो फेफड़ों में जगह बढ़ गई और जगह मतलब आयतन बढ़ गया। और जैसे ही आयतन बढ़ा है वैसे ही क्या होता है, वायुदाब होता है। किसका, फेफड़ों का। फेफड़ों का वायुदाब होता है वो क्या हो जाता है, घटे जाता है। अंदर का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो इसका एक डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको। आप ये वाला डायग्राम देखो। ये वाला डायग्राम देखो। देखो जैसे ही हम श्वास को अंदर लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, उस समय क्या क्या होता है। देखो यह है हमारा डायफ्राम। क्या है भाई, डायफ्राम है। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं एक बार। यह हमारा क्या है, डायफ्राम है। ये डायफ्राम क्या हो जाता है, देखो पहले ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे था, गोलाकार था, ऐसे था। अब कैसा हो जाता है, थोड़ा सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीधा। तो इस प्रकार से यहां जगह बढ़ गई है। जैसे ही नीचे गया तो अंदर की यहां वाली जगह है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसके अलावा जो हमारी ये पसलियां हैं ये कैसे हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं। क्या हो जाता है भाई, ऊपर उठ जाती हैं। और जैसे ही ये ऊपर की ओर उठती हैं तो अंदर की जगह होती है वो बढ़ जाती है। और जब अंदर जगह बढ़ती है अर्थात आयतन बढ़ गया। क्या बढ़ गया है, आयतन। और जैसे ही आयतन बढ़ गया फेफड़ों का वायुदाब क्या हो गया है, कम। अब सोचो, फेफड़ों के अंदर का वायुदाब है वो है कम और बाहर वायुमंडल है उसका वायुदाब है ज्यादा। अर्थात वायुमंडल में जो हवा है उसका वायुदाब क्या है, ज्यादा। और यह चीज तो आपको सबको पता है कि कोई भी चीज होती है वो अपने अधिक सांद्रता से या अधिक दाब से किस ओर जाती है, कम दाब की ओर जाती है। अधिक से किस ओर जाती है, कम की ओर। तो अब आप खुद ही बताओ, जब फेफड़ों के अंदर का दाब कम हो रहा है और बाहर वायुमंडल में वायु का दाब ज्यादा हो रहा है, तो वायु है, जो गैस है, जो ऑक्सीजन है उसमें है, वो कैसे जाएगी, वायुमंडल से कहां चली जाएगी, फेफड़ों में चली जाएगी। किसके द्वारा भाई, नाक। और नाक से कहां जाएगी आपकी ग्रसनी, ग्रसनी से श्वास नली और श्वास नली से कहां पहुंच जाएगी, फेफड़ों में पहुंचे जाएगी।
समझ गए होंगे कि ये सारा का सारा खेल है वो किसका है? वायुदाब का है। किसका है? वायुदाब। जब हम श्वास अंदर लेते हैं उस दौरान हमारे अंदर का वायुदाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वो कम क्यों होता है? क्योंकि एक तो डायफ्राम है, ये नीचे की ओर आ जाता है अर्थात संकुचित होता है तो सीधा हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारी पसलियां हैं वो इंटरकोस्टल मांसपेशियों में संकुचन के कारण से ऊपर उठे जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और अंदर का वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वायु है वो बाहर से कहां चली जाती है? अंदर चली जाती है। तो ये तो सारा का सारा खेल किसका था कि वायु का बाहर से किस ओर जाना? अंदर की ओर जाना। अब सोचो इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा। देखो, अब कोई भी चीज है, कोई भी मांसपेशी है, वो हमेशा तो संकुचित नहीं रहेगी। क्या आप रबड़ को हमेशा खींचकर या दबाकर रख सकते हैं? वो अपनी सामान्य अवस्था में आएगी। जैसे ही डायफ्राम अपनी सामान्य अवस्था में जाएगा, जब संकुचित हुआ था तो ऐसे सीधा हो गया था, अब ये वापस ऊपर की ओर चला जाएगा और ऐसे गोलाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गोलाकार। और जैसे ही गोलाकार हुआ तो ये अंदर की जगह को रोक लिया। कौन सी जगह को? हमारी जो वक्ष गुहा थी उसकी जगह को रोक लिया। जगह को क्या कर दिया? कम, अर्थात आयतन को क्या कर दिया? कम कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरी चीज क्या हुई कि जो हमारी इंटरकोस्टल मांसपेशियां थी वो भी वापस क्या हो गई? शिथिल, अर्थात अपनी सामान्य अवस्था में चली गई। जैसे ही सामान्य अवस्था में गई तो आप देखते होंगे कि आपकी एक बार पसलियां ऊपर उठती हैं, फिर उसके बाद में वापस नीचे की ओर चली जाती हैं। जब आप सांस अंदर लेते हो उस दौरान आपकी ऊपर उठती हैं, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हो उस दौरान ये वापस नीचे की तरफ अर्थात अपनी सामान्य अवस्था में चली जाती हैं। तो ऐसा ही यहां पर हुआ है भाई। डायफ्राम है वापस अपनी सामान्य अवस्था में गया, ये पसलियां हैं वापस अपनी सामान्य अवस्था में चली गई। देखो भाई, पहले ऐसे ऊपर उठ की तरफ उठी थी, अब वापस अपनी जगह पर आ गई। तो जैसे ही जगह पर आई तो अंदर की जगह कम हुई कि नहीं हुई? वक्ष गुहा का आयतन कम हुआ कि नहीं हुआ? भाई आयतन क्या हो गया? कम। और जैसे ही आयतन कम हुआ, जैसे ही वक्ष गुहा में जगह कम हुई तो फेफड़ों की भी जगह कम हो गई, फेफड़े भी सिकुड़ने लग गए। जैसे ही फेफड़े सिकुड़ने लगे, अब तो देखो आयतन जैसे ही घटेगा वैसे ही वायुदाब बढ़ेगा, वैसे ही वायुदाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और वायुदाब जैसे ही बढ़ेगा, अब देखो वापस उल्टा काम हो गया। तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूं कि सांस को बाहर कैसे छोड़ेंगे। और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे थे? निःश्वसन। क्या बोल रहे थे? निःश्वसन, एक्सपायरेशन। ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ देखो, इस प्रक्रिया में जो डायफ्राम था भाई, एक चीज तो क्या हुई? डायफ्राम। डायफ्राम क्या हुआ? शिथिल। शिथिल का मतलब है सामान्य अवस्था। कौन सी अवस्था? सामान्य अवस्था। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही यह सामान्य हुआ, अब आप बताओ भाई, सामान्य होते ही डायफ्राम क्या हो गया? गोल। पहले ऐसे चपटा हो गया था, अब अंदर की तरफ धस गया, अर्थात थोड़ा सा गोल हो गया, वक्राकार हो गया। और वक्राकार हुआ तो आप बताओ कमेंट में क्या हुआ? आयतन गड़ा की बढ़ा। आयतन क्या हो गया है? सामान्य अवस्था में गया तो वक्ष गुहा है, इस वक्ष गुहा का जो आयतन है वो आयतन क्या हो गया है भाई? घट गया। और जैसे ही आयतन घटा तो अंदर का वायुदाब होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भाई फेफड़ों को भी तो कम जगह मिलेगी, और जगह कम मिलेगी तो फिर फेफड़ों के अंदर वायु क्या हो गई है? उसका दाब क्या हो गया है? ज्यादा। दूसरी चीज क्या हुई? इंटरकोस्टल। कौन सी? इंटरकोस्टल जो पेशियां हैं, इंटरकोस्टल पेशियां हैं, इन इंटरकोस्टल पेशियों में भी क्या हो गया? शिथिलन। क्या हो गया है? शिथिलन। अर्थात ये भी अपनी सामान्य अवस्था में आ गई।
जैसे ही सामान्य अवस्था में आई तो फिर क्या हुआ भाई, वक्ष गुहा का आयतन फिर घट गया। वक्ष गुहा है, उसका आयतन है क्या हो गया है, घट गया। नीचे की तरफ तीर के निशान का मतलब होता है घटना और ऊपर की तरफ तीर के निशान का मतलब होता है बढ़ना। तो आयतन क्या हो गया, घट गया। और जैसे ही आयतन घटा, फेफड़ों में वायुदाब क्या हो गया भाई, बढ़ गया। यहां तक समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब फेफड़ों में वायुदाब ज्यादा हो गया तो देख लो भाई क्या होगा। फेफड़ों में वायुदाब क्या है, ज्यादा। वायुमंडल में वायुदाब है वो फेफड़ों की तुलना में क्या है, कम। भाई तुलनात्मक रूप से ही तो देखेंगे, फेफड़ों में की तुलना में क्या हो गया, वायुमंडल में कम। अब आप खुद बताओ, वही बात फिर से हो गई कि कोई भी चीज अपनी अधिक सांद्रता से, अधिक दाब से किस ओर जाएगी, कम दाब की ओर। अब अधिक दाब कहां है, फेफड़ों में। कम कहां है, बाहर वायुमंडल में। तो आप बताओ अब क्या होगा, बताओ भाई। तो जब इस दौरान क्या होगा कि जो आपकी वायु है, जो हवा है, वो क्या करेगी, आपकी फेफड़ों से निकलेगी, श्वास नली, श्वास नली से ग्रसनी और ग्रसनी से नासागुहा और नासागुहा से बाहर। नासागुहा से क्या कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अर्थात सांस है बाहर आ जाती है, सांसें हैं वो कहां आ जाती हैं, बाहर। वायु है, हवा है, भाई अंदर कौन सी गैस ज्यादा थी, अंदर CO2 ज्यादा थी तो CO2 ही बाहर निकलेगी। भाई ऑक्सीजन तो काम में आ जाती है, ऑक्सीजन तो रक्त को दे दी, रक्त ने उस अंदर क्या डाली थी, CO2, तो ये CO2 आ जाती है बाहर की ओर। तो इस प्रकार से हम श्वास को अंदर लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम जब श्वास को अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं तो इसके लिए अंदर कोई मोटर नहीं लगी है, अंदर कोई पंप नहीं लगा है, बल्कि क्या होता है कि ये सारा का सारा खेल किसका होता है, वायु दाब का होता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो अंदर का वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इससे क्या होता है कि बाहर से यदि तुलना करें तो बाहर वायुदाब ज्यादा, अंदर कम। इस कारण श्वास है, वायु है, वो अंदर की ओर जाती है। जबकि जब हमारी वक्ष गुहा है, इसका आयतन होता है, घटता है, तो अंदर का वायुदाब बढ़ता है। और जैसे ही अंदर का वायुदाब बढ़ता है तो हमारी जो वायु है, CO2 गैस है, ये कहां निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और हम श्वास को अंदर ले पाते हैं और बाहर छोड़ पाते हैं। तो हमने एक पूरा प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है श्वासन। सामान्य तौर पर लोग यही समझते हैं कि श्वसन का मतलब यही होता है। श्वसन का मतलब क्या समझते हैं, सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। अरे जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली है उसका हमने क्या किया, जो CO2 है हमने बाहर छोड़ी है, वो कहां से आई, फेफड़ों के पास। यह आपने कभी सोचा है? इस पूरी प्रक्रिया को आगे वाले वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।